शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। बिहार बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम इस वक्त शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट अभी सामने आ गई है, 12 उम्मीदवारों के नाम इसमें हैं और बीजेपी अब धीरे धीरे अपने कोटे की सीटों को सामने रखती चली जा रही है। करीब 83 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी अब तक सामने ला चुकी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। इससे पहले आई लिस्ट में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लखीसराय से, इनके टिकट विजय सिन्हा का कर दिया गया। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दे दिया गया है। यह भी अब कंफर्म हो गया है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका, बिहार की पहचान, देश विदेश में बिहार का नाम, जिन्होंने बीजेपी को कल ही ज्वाइन किया था, उन्हें अलीनगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक ऐसा चेहरा जिसे पहचान की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने उस चेहरे के जरिए जनता तक जाने की कोशिश की है। बिहार बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, महागठबंधन में कौन कहां पर होगा ये भी पता चलेगा, लेकिन अभी बीजेपी अपनी लिस्ट के साथ सामने आ गई है। दूसरी लिस्ट के साथ मैथिली ठाकुर के बारे में लोग कंफर्मेशन की बात कर रहे थे कि ये चीज कंफर्म हो, वो कहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इस लिस्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया, अलीनगर से टिकट दिया गया है मैथिली ठाकुर को। दूसरी लिस्ट 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट। एक एक करके जो बिहार बीजेपी है वो अपने बड़े नेताओं को इस टिकट बंटवारे में उनके नाम स्पष्ट करती चली जा रही है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। ये अपने कोटे की सीटों को स्पष्टता के साथ साथ सामने रखने की कोशिश है, जहां पर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम सामने रखती जा रही है। अलीनगर से सुश्री मैथिली ठाकुर, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह को दिया है, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह, अगियाव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को। संजय शर्मा मेरे साथ, हमारे सीनियर एडिटर, इस वक्त जुड़ गए। दूसरी लिस्ट सामने आ गई, यानी बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जल्दी से सभी नामों की घोषणा, किसी भी तरीके के कयास को पूरी तरीके से विराम और प्रचार पर जुट जाने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 101 में से अपने 91 यानी 20 के साथ में पहली सूची 71 नामों की थी, आज की सूची 20 नामों की, यानी बीजेपी अभी तक 91 उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान कर चुकी है। और मैथिली ठाकुर जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनको टिकट दे दिया अलीनगर से। तो ये बड़ी खबर है कि मैथिली ठाकुर का टिकट अनाउंस कर दिया। आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईएएस थे, नौकरशाह थे, उनको टिकट दिया गया बक्सर से। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि 20 नामों की जो आज बीजेपी ने घोषणा की है। हालांकि बीजेपी के दफ्तर के बाहर आज दिन भर प्रदर्शन रहा है पटना में, और उसके बावजूद बीजेपी ने चिंता नहीं की, परवाह नहीं की किसी की भी। और जो भी बात बीजेपी ने तय किए थे केंद्रीय चुनाव समिति में, उन्हीं के नामों की सूची आज भी जारी की। लेकिन अभी भी 10 नाम अभी रोके बीजेपी ने। देखना होगा कि वो नाम भी कब तक सामने आते, क्योंकि पहले फेज का वोटिंग के लिए नामांकन की जो तारीख है वो 17 तारीख आखिरी तारीख है, यानी आज 15 खत्म हो चुकी है। आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, तो उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान करना ही था। संजय, लेकिन ये जो हम अभी दूसरी सूची देख पा रहे हैं, इसमें 12 कैंडिडेट के ही नाम हैं। क्या बचे 8 कैंडिडेट जो आप 20 की संख्या बता रहे हैं, उनकी कोई दूसरी सूची भी आज निकली है? बिल्कुल, आज करीब बीजेपी 20 कैंडिडेटों के नाम की घोषणा कर रही है। इसके अलावा कुछ और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि ये सब सारे नामों का बीजेपी जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, और सभी के नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ से दिल्ली से
और सभी जगहों से कई सारे केंद्रीय मंत्री, लगभग 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री बिहार जा रहे हैं और करीब 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के बिहार पहुंच रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल कराया जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है, इसको बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों में सबसे पहले बाजी मारी बीजेपी ने और अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी आज जारी कर दी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी के कई सारे बड़े नेता बिहार में मौजूद रहे, कई मुख्यमंत्री बिहार में मौजूद रहे, कई केंद्रीय मंत्री बिहार में मौजूद रहे। तो बीजेपी आप देख सकते हैं लीड ले ली है उसने कहीं ना कहीं, कैंपेन में भी, चुनाव कैंपेन में भी। वाकई बहुत धन्यवाद संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। और आगे बिहार के चुनावी शोर की हम बात करेंगे देश का सवाल में। बिहार का चुनावी शोर दिल्ली तक पहुंच चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा को आज दिल्ली बुलाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई विवाद नहीं है। उधर जेडीयू ने 57 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इसमें 4 सीटें वो भी हैं जिन पर चिराग पासवान ने दावा किया हुआ है। तो क्या नीतीश और चिराग के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया है? हालांकि खबर यह भी है कि एनडीए में सारे विवादों को सुलझाने के लिए गुरुवार को अमित शाह खुद पटना में होंगे। उधर महागठबंधन में भी सीटों पर रार जारी है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे की सीटें कम करने पर अड़ी हुई हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में हलचल तेज है। कहीं पार्टियों के भीतर नाराजगी है तो कहीं सहयोगी दलों में आपस में खटपट चल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सहयोगी दलों में खींचतान की खबरें अब तक आ रही हैं। इनमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। महुआ सीट चिराग के खाते में देने से नाराज कुशवाहा को मनाने की खूब कोशिशें हुई। पटना में बात नहीं बन पाई तो बुधवार को कुशवाहा और नित्यानंद राय दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। कुशवाहा को अमित शाह ने ही फोन करके दिल्ली बुलाया था। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 45 मिनट तक की बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि मामला सुलझ गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो गई है। अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे कुशवाहा ने एयरपोर्ट पर ही कह दिया था कि उन्हें समाधान की पूरी उम्मीद है। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इधर जेडीयू भी सीट बंटवारे से खुश नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को जेडीयू छोटे मोटे विवाद बताकर दिल्ली नेतृत्व के जल्द ही इसे सुलझाने की बात कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनके जो गिरवांशी हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस बीच बुधवार को जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 6 मंत्रियों और 18 विधायकों को दोबारा मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। सीट पर नाराजगी के बीच जेडीयू ने चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये सीटें हैं सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर। पहली लिस्ट में नीतीश ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। जेडीयू से पहले बीजेपी भी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की अब तक की सूची में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की एनडीए में किसी भी विवाद से इनकार कर रहे हैं। सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की सूची जारी करने को वो विवाद हल होना बता रहे हैं। का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है तो जहां 242 सीट में बन गया तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं
और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह तो इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने दावा किया कि पिछली बार से इस बार एनडीए की सीटें ज्यादा होंगी। साथ ही वो महागठबंधन में नेता, नियत और नेतृत्व की कमी बताते हुए हमला भी कर रहे हैं। 2010 में बिहार में एनडीए के रूप में जदयू बीजेपी था, उसने 243 सीटों में 206 सीट हम जीते। वो बीजेपी का 91% स्ट्राइक रेट था, जदयू का 89, दोनों मिला लेंगे तो 85-86 था। उससे अधिक मतों से, उससे अधिक सीटों से इस बार जीते। इसके उलट कांग्रेस एनडीए पर अपने ही सहयोगियों के खत्म करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता मणिकम, नीतीश और कुशवाहा के बहाने बीजेपी के एनडीए पर ही सवाल उठा दिया है। BJP is eating away the alliance partners. They are finishing Nitish Babu, they are finishing Kushwaji, and they are finishing other parties who are alliance partners. This is in BJP's DNA to finish the friends who had been with them. ये सही है कि एनडीए में सहयोगी दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी सीटों पर असहमति बनी हुई है। खबर है कि गुरुवार को एनडीए में सीटों पर आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए अमित शाह कल बिहार जा सकते हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर कोई नाराजगी ना रहे, ताकि वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर फोकस कर सके। उधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों के बीच फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मतदान की तारीख पास आ रही है, इसलिए सीट बंटवारे से पहले नामांकन दाखिल करने की शुरुआत भी हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के लिए तेजस्वी परिवार समेत पहुंचे। तेजस्वी ने 2 जगह से चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहीं से लड़ेंगे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। यानी कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, एकदम शेयरिंग हो जाएगी। राघोपुर सीट से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लड़ने की खबरें थीं, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पीके अपनी रणनीति के मुताबिक अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। पीके ने एनडीए और महागठबंधन में सीटों पर मचे संग्राम पर भी निशाना साधा। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। इधर चिराग पासवान ने भी रामविलास के 14 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है, यानी एक तरफ सीटों पर टकरार की खबरें हैं तो दूसरी तरफ पार्टियों का लिस्ट जारी करना और उम्मीदवारों को सिंबल देना भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव का माहौल है, उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच चल जो रहा है, हमने देश का सवाल इसके आपके सामने हम रख रहे हैं कि अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो गई है? क्यों बुलाया गया था?
अंदर अंदर क्या बातें हुई जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब किसी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। उधर नीतीश का चिराग की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का क्या मतलब है? याद कीजिए पिछला चुनाव जब चिराग और नीतीश के बीच में बहुत तल्खी हुआ करती थी। उधर महागठबंधन में सीटों पर समझौते की मुहर कब लगने वाली है? क्या एनडीए और महागठबंधन में मचे संग्राम को पी के भुना पाएंगे? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। सुमित शशांक मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित भाई, बहुत स्वागत है आपका समय निकालने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार मेरे साथ, प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ जुड़ेंगे, और चितरंजन गगन सर मेरे साथ, प्रवक्ता आरजेडी जुड़ गए हैं। चितरंजन सर, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले सुमित शशांक, जानकारी दीजिए, जानकारी दर्शकों के लिए साझा कीजिए। एनडीए अब कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, सब अपनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी में जुट गए। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए एकजुट है, और एनडीए इसलिए एकजुट नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है। एनडीए इसलिए एकजुट है क्योंकि बिहार के विकास के प्रतिमान को गढ़ने के लिए एनडीए की आवश्यकता राज्य को है, और राज्य की आवश्यकता, राज्य के लोगों की आवश्यकता एनडीए को है। एनडीए युवाओं की लड़ाई के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, और उससे आगे बढ़कर लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, विनिर्माण सेक्टर के लिए और राज्य को संवर्धित करने के लिए एनडीए ने लगातार काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसलिए सीटों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है राज्य का विकास, जिसके लिए एनडीए एकीकृत होकर के काम कर रहा है। वाकई ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप ऐसी बात यहां कह रहे हैं, लेकिन ये आप कैसे तय कर सकते हैं? या दूसरी पार्टी तो अपने हिसाब से तय करेगी कि एनडीए की जरूरत बिहार को है, बिहार की जरूरत एनडीए को है, जो आप कह रहे हैं। ऐसा क्या आपने किया है? देखिए, विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार है, और किन लोगों को रिप्लेस करके बिहार में एनडीए की सरकार आई? जंगल राज, अपराधियों का राज, जिन लोगों ने युवाओं का भविष्य चौपट किया उन लोगों के राज को, और कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की पर्यायवाची जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बिहार में वैमनस्यता का भाव उत्पन्न किया था, वैसे ही लोगों के खिलाफ तो एनडीए की सरकार आती है। और एनडीए की सरकार में बिहार में विकास के प्रतिमान के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और बेटियों के लिए, बहनों के लिए आपने देखा कि 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में, या फिर 55% आरक्षण निकाय चुनाव में। वही बेटी जब उसका जन्म होता है तो एक समय में कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, और वर्तमान में आप देखेंगे कि बेटी के जन्म होने के बाद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और वही बेटी जब स्कूल जाती है तो उसको पोशाक योजना से लाभान्वित किया जाता है, और वही बेटी जब 9वीं कक्षा में जाती है तो उसको साइकिल प्रदान किया जाता है ताकि वो अच्छे से स्कूल जा सके और वहां से सुरक्षित घर वापस आ सके। उसके बाद वही बेटी जब मैट्रिक पास करती है तो उसके खाते में हजारों रुपए प्रदान किए जाते हैं। वही बेटी जब इंटर पास करती है तो उसके खाते में हजारों रुपए दिए जाते हैं। वही बेटी जब ग्रेजुएशन पास करती है तो पुनः उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है। उस बेटी के विवाह के निबंधन पर प्रोत्साहन राशि मिलती है, और नौकरी करने पर 35% आरक्षण मिलती है। तो हम उस राज्य से आते हैं जहां हम प्रतीकात्मक रूप से आदि शक्ति मां जगदम्बा की पूजा नारी सशक्तिकरण में अर्धनारीश्वर स्वरूप में महादेव की करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को माने, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि उस राज्य की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है, उस परिवार की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है जहां पे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से संवर्धित होती हैं। तो महिलाओं को संवर्धित करने के लिए, सशक्त करने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आपने देखा कि सीमांचल का इलाका, और वहां पर सीमांचल के इलाके में मखाना उद्योग से जुड़ी हुई जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो पिछड़े वर्ग से आती हैं,
वैसे लोगों को पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन बिहार सरकार को किया गया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माताओं को, बहनों को पिछड़ेपन से बाहर निकाल करके समाज की मुख्य धारा में और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। तो लगातार हम न केवल योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में हमारी भूमिका भी कहीं ना कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए परिवार का एक एक कार्यकर्ता राज्य में जो इन मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पाए, इसकी लगातार हम काम करते हैं। चलिए, लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी सूची भी आप लोगों ने जारी कर दी है, 12 उम्मीदवार उसमें हैं, वो भी सामने आ गया है। चितरंजन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, थोड़ा सा पीछे रह गए हैं आप लोग लिस्ट जारी करने में। खैर, ये पार्टीगत मामला होता है, आगे पीछे की कोई बात नहीं। अगर जिताऊ उम्मीदवार है तो वक्त भी ले लिया जाए तो वो रिजल्ट वैसा ही देगा जैसा पार्टी सोचती है। लेकिन जिन मुद्दों की बात अभी सहयोगी सुमित कर रहे थे, क्या ये तस्वीर आपकी नजरों में बिहार में आपको दिखती है? राजीव जी, जहां तक लिस्ट जारी करने का सवाल है तो इतना ये लोग घबराया हुआ है, जल्दीबाजी में, बगैर आपस में सही मशविरा किए हुए, या कहिए कि एक दूसरे को जो गच्चा देने की राजनीति जो इन लोगों का गठबंधन में है वह सीधे दिखाई पड़ रहा है। यह सीट वितरण में सीट की घोषणा कर दी गई और कल शाम को ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीट की घोषणा और कैंडिडेट की घोषणा होने वाली थी। कल टल गया, आज सवेरे टल गया और उसके बाद रात में कई घटनाएं घटी। भूपेंद्र जी को दिल्ली जाना पड़ा। तो जो स्थितियां हैं देख रहे हैं आप, सीट का घोषणा कर दी है और एक दूसरे के खिलाफ में कैंडिडेट दे रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि देखिए यह गठबंधन जो है यह तो केवल स्वार्थ को लेकर है। इस गठबंधन ईडी, आईटी और सीबीआई के भय से बना हुआ गठबंधन है और सत्ता के मलाई खाने के लिए यह गठबंधन का उद्देश्य कोई जो है बिहार का भलाई और बिहार का हित नहीं है। अगर ऐसा रहता तो पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। अभी भाजपा के साथी बता रहे थे, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगेगा, अखबार के पन्नों पर ही बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत। जमीनी हकीकत अभी महिलाओं के बारे में यह बता रहे थे, यह नहीं बताया कि आज सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार कहाँ की महिलाएं हैं। या हम नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है या जो स्वास्थ्य विभाग का जो आया है स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आया, उसमें आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो है कुपोषण के शिकार जो है महिलाएं कहाँ पर हैं। किनको जो है सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उनका जो है गर्भ में ही बच्चों का गर्भपात हो जाता है, कुपोषित बच्चों का जन्म होता है। यह नहीं बताएंगे कितने बच्चियां नामांकन के बाद ड्रॉप आउट होती हैं, विद्यालय छोड़ देती हैं, यह नहीं बताएंगे। इसका जो कोई ब्यौरा नहीं देंगे। यह ब्यौरा नहीं देंगे कि आज जो है जो स्थिति है कि प्रतिदिन आधा दर्जन महिलाओं के साथ कहीं छेड़खानी, कहीं रेप, कहीं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही जो है आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न में, महिलाओं के साथ छेड़खानी में, महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार में बिहार की क्या स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखिएगा तो जो है बहुत आश्चर्य हुआ कि जो है 1 to 5 टॉप में जो है बिहार का नंबर आता है। क्राइम के मामले में भी, हत्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। जो है दिन में भी महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है। एक दो नहीं, अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं, प्रतिदिन आ रही है कि घर में नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही। कहने में अब ये लोग जो है आंकड़ा लेकर और जो है भाषण में मंच पर बोलेंगे। आज तक एक नया पैसा का निवेश बिहार में नहीं हुआ। 11 वर्ष के डबल इंजन के सरकार में, 20 वर्षों के एनडीए के सरकार में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। अगर बिहार में कोई कारखाना खुला तो वह जो आदरणीय लालू जी का देन है। जो लालू जी रेल मंत्री थे तो उस समय बिहार में 3 रेलवे फैक्ट्रियां लगी। जो पहले से बटलर, मोकामा का बटलर, मुजफ्फरपुर का बटलर बंद था, उसे चालू किया गया। पुनः जब यह
सरकार बन गई एनडीए की, दोनों बटलर बंद हो गए। जितने चीनी मिल थे, चीनी मिल सारे के सारे बंद हो गए। जो महागठबंधन की सरकार बनी, रीगा चीनी मिल चालू किया गया। जब महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार बनी, वह जो है चीनी मिल बंद हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आते मोतिहारी, उन्होंने कहा मैं अगली बार मोतिहारी आऊंगा, यही के चीनी मिल का मैं चीनी का बना हुआ चाय में पीऊंगा। तो आप देख रहे हैं पूर्णिया में ईंट गड़ा नहीं, पूर्णिया का हवाई अड्डा। चित्ररंजन दादा, ये सारे मुद्दे हम सब लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए अपडेट सारे हैं। आज तो सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि सारे आंकड़े हमारे पास हैं। वो चीजें जो अभी उपलब्ध नहीं हैं, समय क्यों लग रहा है? क्या खींचातान चल रही है कि एनडीए तो अब टिकट क्लियर कर चुका है काफी, और आप लोग अभी तक स्पष्टता के साथ नहीं है? हालांकि लालू जी ने कुछ लोग को सिंबल दे दिया, लेकिन चीजें स्पष्ट होना कब तक शुरू होगा? नहीं राजीव जी, महागठबंधन के उम्मीदवारों को सिंबल मिल रहा है, लोगों ने नॉमिनेशन करना शुरू कर दिया है। और जो जहां तक सूची का सवाल है, वह भी आपके सामने में आ जाएगा। हम लोग नकली सूची जारी नहीं न करते हैं कि सूची जारी कर दे रहे हैं, दिल्ली में फैसला होता है, यहाँ आकर कहते हैं कि नहीं साहब इसमें जो है तो गड़बड़ियां हैं। एक भी महागठबंधन, एनडीए गठबंधन का एक भी घटक खुश नहीं है, चाहे वह जनता दल हो, चाहे जो है सो उपेंद्र जी हो, चाहे मांझी जी हो। मजबूरी में मैंने कहा ना कि गठबंधन जो है ईडी, आईटी और सीबीआई के दबाव में है, या तो जो है सो सत्ता के मलाई खाने के लोभ में है। लेकिन कोई नीति और सिद्धांत के आधार पर या विकास के, बिहार के विकास को लेकर या गठबंधन बनाओ, तो बात तो है नहीं। तो इसलिए, और जो सामने बातें आ रही है, आप सूची जारी किए और उसके बाद में सिर्फ फुटबॉल आप देख रहे हैं सामने में की जंग से सिर्फ फुटबॉल है। जो सीट अलॉट किया गया चिराग जी को, वहां पर जो है सो नीतीश जी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। तो यह जो है हम लोग यहाँ कैंडिडेट का फाइनल हुआ है और सिंबल दे रहे हैं, लोग जो है सो नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ तो जो है सो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक नए बिहार के बनाने के संकल्प के साथ सुमित जी नया बिहार की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के लोग, आरजेडी और महागठबंधन के लोग। बिहार नहीं राजीव जी, बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। नहीं, इस पर मेरा कोई एतराज नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इस बात पर मैं एतराज कर रहा हूं। ये आपकी पार्टी का जमीनी आकलन है, इस पर मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला। मैं सुमित शशांक से कह रहा हूं कि चित्ररंजन जी बोल रहे हैं कि अब बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, और आप लोगों की जो लिस्ट है सुमित शशांक, चित्ररंजन जी के बकौल, वो फर्जी है, क्योंकि उसके पीछे जारी होने के बाद फिर तमाम तकरारें। अच्छा ये बताइएगा जरूर कि नीतीश जी और जदयू उन सीटों पर प्रत्याशी क्यों घोषित कर रहे हैं जहां चिराग पासवान का ध्यान था? देखिए राजीव जी, सीधा समझना है कि महागठबंधन ने क्या किया है। महागठबंधन ने परसेप्शन की राजनीति की है, महागठबंधन ने आरोप और अफवाह की राजनीति की है। तो सेट तो कर दिया है ना परसेप्शन। वही किया है जो राज्य के हित के लिए नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना, परसेप्शन की राजनीति की है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि एनडीए ने हमेशा अपने हितों से आगे बढ़ के, जो एनडीए में हमारे पांचों घटक दल हैं, उन्होंने अपने हित से आगे बढ़ करके राज्य के उन्नति के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार सवाल करते हैं ना कि हमने राज्य के लिए क्या किया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि बिहार वो राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहा है। क्योंकि अररिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, पूर्णिया की बात करें, दरभंगा की बात करें, या फिर आप मगध की बात करें, शाहबाद की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जब आप देखेंगे तो सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहा है। और सीमेंट उद्योग वहां
स्थापित होते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की असीमित सीमाएं होती हैं। सड़कों का जो जाल बिहार में बिछाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, और उन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन किस गति से बढ़ रहा है, और उन सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण किस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार का जीडीपी बढ़ रहा है, बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। देश के 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में से एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी गया में हम बना रहे हैं, जहां 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। अब बात अगर भागलपुर की कर ले तो सिल्क इंडस्ट्री में 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। ये पूछ रहे थे ना कि कहां कहां रोजगार दिया, कहां कितने पैसे दिए, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा कि सीमांचल की अगर बात होती है तो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई बहनों को, खास करके 50,000 हेक्टेयर भूमि पर जो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं जो काम करती है, वहां 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाहबाद की धरती पर आते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए होता है। जब सारण की धरती पर आते हैं तो वहां भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है। किसके लिए? तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की बहनों के लिए। सांस्कृतिक उत्थान उसी राज्य में संभव है जिस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है और बात से आगे बढ़कर उस पर पहल होता है, और पहल से आगे उतर करके उसको जमीन पर उतारने की कोशिश होती है, और फिर उसको चेक किया जाता है कि उतरा कि नहीं उतरा। आप देख लीजिए कि 24 घंटे बिजली देने का वादा हमने किया, और बिजली से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का काम वर्तमान में हमारी सरकार कर रही है। और गुणवत्तापूर्ण बिजली शायद इनके प्रवक्ता को नहीं समझ में आती होगी, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो बिजली जिससे इंडस्ट्री चलती है, यानी मैंने आज से ठीक 5 वर्ष पहले आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए हम काम करेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़कर अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि हेवी इंडस्ट्रीज की दिशा में बिहार आगे बढ़ चुका है। और ये तेजस्वी यादव या फिर इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो इनके अंदर खुद ही वो कहावत है ना कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो कहीं ना कहीं ये उस मानसिकता के लोग हैं जिनके लिए माई बहन सम्मान योजना का मतलब केवल अपनी माता बहन को स्थान प्रदान करना है। युवाओं के उत्थान का मतलब अपने परिवार के युवाओं को आगे बढ़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफा नहीं, मैं पूरा दूंगा मौका। चित्रंजन जी पूरा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पूरा दूंगा मौका। मैं चित्रंजन जी सवाल का जवाब दे सुनिए तो सुनिए सुनिए चित्रंजन जी, सच बोलने पे मिर्ची लगती है। चित्रंजन जी सुनिए सच बोलने पे मिर्ची लगती है। मेरे एक सवाल का जवाब ये दे दें कि तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनाव में कितने युवाओं को टिकट दिया? तेजस्वी यादव चित्रंजन जी अब आपका वक्त जवाब वाले चित्रंजन गगन जवाब दे रहे हैं, सुनिए। सामान्य परिवार से आने वाले ठीक है, जवाब दे रहे हैं, सुनिए सुमित भाई, सुनिए अब चित्रंजन जी का जवाब सुनिए। राजीव जी, मैंने वही कहा कि मैंने ये जो बोलेंगे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इतना हजार वहां दे दिए, इतना हजार करोड़ वहां दे दिए, सही में बोल रहे हैं। नहीं पढ़े लिखे ऐसे ही बोलिएगा ना सर। कभी अरे भाई सुमित जी आप बोले थे, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। सुनिए, धैर्य से सुनिए। झूठ अब कितना झूठ बोलिएगा, सुन लीजिए। बोले तो थे अरे सुन लीजिए, बोले तो थे। कभी आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में आए थे यहाँ पर बिहार में, और वही लगाते कितना चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। पिछला चुनाव 2015 में नहीं हुआ था सर। 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, 1,35,000 करोड़ बोरी लगाया था। क्या पैसा उन्होंने दिया? जितनी भी घोषणाएं की घोषणा तो उन्होंने किया कि यहाँ से निश्चित रूप से दिया, बिहार के लोगों को दिया, बिहार के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, किसानों की बिहार वो राज्य है जिसने पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया। बिहार वो राज्य है जिस राज्य में किसानों का उत्थान हुआ।
सुनिए सुनिए, चितरंजन जी को सुनिए। राजीव जी एक बार मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दीजिए नहीं, ना कि मैं कितने मानता युवा- हूं आप सवाल पूछते रहेंगे, आपस में बहस हो जाएगी। चितरंजन जी बोलिए। नहीं, आप जो जा रहे हैं वो बोल रहे थे तो जो है सो हम नहीं डिस्टर्ब किए। अब हम जब बोलना शुरू किए तो उनको ला के आप पार्लर में चितरंजन खड़ा जी कर को दिए। बोलने दीजिए। सुमित जी देखिए, अब इस तरीके से तो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं चल पाएगा, सवाल सुनेंगे का तभी जवाब बोल दे दो पाएंगे। बस। चितरंजन जी नहीं, आरोप प्रत्यारोप इसलिए कि तो इन्होंने जो कहा कि इतना 20 साल में चितरंजन आपने भाई क्या किया, विनम्रता पूर्वक, 11 साल चितरंजन में भाई एक आपने सेकंड क्या सुन किया? लीजिएगा। मैं ये बहुत ही हिसाब पूछता हूं। विनम्रता पूर्वक मैंने बता दिया कि हमने 20 साल में क्या किया। मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल किया है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए ना कि अभी चुनाव है, आजकल में आप लोग टिकट बांट रहे हैं, कितने युवाओं को टिकट जी देंगे? जरा सुमित ये भाई बता अब दीजिए। सुनिए, सामान्य सुमित परिवार भाई के उन्हें नेता का बेटा सुनिए। का बात नहीं कर रहे हैं। सुमित भाई आप सामान्य सवाल परिवार के पूछते कितने युवाओं को रहेंगे टिकट दीजिएगा, तो सामान्य मेरी परिवार के आवश्यकता कितने यहाँ महिलाओं को नहीं टिकट है। दीजिएगा, इसी से पता चल सुमित जाएगा भाई आपका अगर नियत। आप ही सवाल पूछते रहेंगे मेरा भी एक तो सवाल मेरी था, उनके आवश्यकता सवाल का समाप्त जवाब तो होती मैंने है। दिया ना। इसलिए चितरंजन उनके जी सवाल के का जवाब जवाब तो सुनिए। राजीव जी आपके अंतहीन सवाल अपना नहीं 20 साल चलेंगे। बताया। आदर के साथ बिल्कुल। क्षमा मांगते हुए चितरंजन जी बोलेंगे नहीं और आप सवाल पूछते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। चितरंजन जी आप जवाब दे दीजिए, समय आपका है। चितरंजन जी चितरंजन जी आपको आवाज आ रही है? सॉरी राजीव जी, बुलवाइए मुझे, मैं सुनूंगा। आप तो यही चाह रहे, आपका टीआरपी कैसे बढ़ेगा जब तक जो है सो आपका फिर जो है सो ये वहां से चितरंजन जी कुछ मुझ कुछ पर मिलेगा। आक्षेप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे ये आप सुमित यही शशांक कर रहे भी थे, जानते हैं कि वो भी मेरे मेहमान हैं और आप भी। मैं आप दोनों का सवालों आदर कर का रहा हूं, अगर वो जवाब सुनने मैंने को दिया। तैयार बोलते नहीं हैं और है आप भी तो मैं जवाब उनका दीजिए अपमान ना। नहीं आप कर बोलते सकता। हैं और करते वही है। नहीं, आप बोलते हैं और करते वही है। प्रचार सर, करना मैं है, इंडिया का विनम्रता प्रचार पूर्वक कीजिए। पूछ रहा हूँ, आप भी जवाब दे दीजिए। मैं तो जवाब दिया था, मैंने पूछा, उसका सवाल का जवाब मैंने दिया क्या जवाब इन्होंने? दिया था ना। मैं विनम्रता नहीं, मेरे पूर्वक सवाल पूछ रहा का हूँ, जवाब दिया दीजिए क्या? ना। हम बोलने लगे तो मैंने सवाल दिया ना करने लगे। जवाब, मैंने जवाब क्या दिया जवाब ना दिया? चितरंजन जी। क्या जवाब दिए? बर्बाद कर दिया बिहार मैंने को तो 20 जवाब साल में। दिया चितरंजन जी, 20 साल आपसे में भी बिहार को विनम्रता बर्बाद पूर्वक कर पूछ दिए। रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। 70,000 करोड़ रुपया खा गया, कोई पता आपने नहीं है। अब मैं तो 2 दिन के बीच का सवाल पूछ रहा हूँ, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। 2 नहीं, दिन के भीतर की चीजों का जवाब मांग रहा हूँ, अरे उसका क्या तो हुआ जवाब दे सिगरेट दीजिए आप। घोटाला का? क्या हुआ जो अंठान घोटाले का आरोप? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने अलकतरा कहा कि घोटाला का नीतीश क्या कुमार के हुआ? खिलाफ में। अलकतरा घोटाला का क्या हुआ? अलकतरा पी गए, बताओ ना भाई। अंठान चारा खा गए, घोटाला भैंस जो का बताए भूसा थे, चुरा लिया, वो भी तो बता आपके दो। नरेंद्र मोदी, क्या हुआ वो अंठान घोटाले का? लालू जी निकले बात थे करने अपने चलते। राज्य में घर से बाहर, बर्बाद कर लोगों दिया को बिहार उन्होंने को। देखा कि लोगों सारा की तो स्कूल हड्डियां बंद कर गला दिया, दी हैं, हॉस्पिटल बंद करवा भैंस दिया। कैसे तरोताजा है, लूट लिया तो भैंस बिहार का भी को। भूसा चुरा लिया, भैंस का भी भूसा चुरा लिया। तुम खा गया। जो आदमी भैंसों नहीं, पर तुम भी खा बुरी गया दृष्टि क्या? रखता हो। अरे हाजमा खा लो, हाजमा खा लो। लालू जी खाए ना पेट भाई खराब हो साहब। जाएगा, हाजमा खा लो। लालू जी हाजमा। खाए ना। एक हाजमोला तो साल में लालू जी कितने को बच्चे खिलाइएगा, पैदा भैंस का करते भूसा हो, जो बात खाएगा करते उसको हो? ना हाजमोला खिलाइएगा सर। शर्म आती है तुमको? बेहुदिया अरे सा लालू बात जी करते को हो। ना खिलाइएगा। अरे लालू जी के चेहरे की भैंस भूली को हो देख क्या? के जो आदमी लालू जी के। भैंस का भूसा हैं? चुरा ले, लालू जी का नाम लेकर भैंस टल का जाओगे, भूसा टल चुरा गए। ले, भूसा चुरा चमचागिरी लिए। करने से टिकट मिल जाएगा चितरंजन जी। चमचागिरी तुम करने से बेचागिरी टिकट करो मिल ना, जाएगा? बेचागिरी नहीं करो। मिलेगा ना। बेचागिरी करो तुम, बेचागिरी चमचा नंबर 1 बेचागिरी देख करते लीजिए, हो। ऐसे ही लोग हैं, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं इनके। कंस्ट्रक्टिव सवाल कर लीजिए, कंस्ट्रक्टिव सवालों का ये जवाब ही नहीं देते हैं, ऐसे ही लोग हैं इनके। चितरंजन जी को सुन ले। सुमित भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, चितरंजन जी हो सकता है तल्ख हैं इस वक्त, लेकिन आपके सवालों से हैं। नहीं राजीव जी, सॉरी। फंस गए हैं ना, तो नहीं जवाब देंगे ना ये। क्या फंस गए रे? झूठ बोलेगा तुमको बोल। एंकर का मुहूर्त मिलता है इसलिए, एंकर बेईमानी करता है इसलिए। चितरंजन जी राजीव अब आप राजीव जी व्यक्तिगत देख लीजिए आक्षेप कैसे लगाने लोग पर हैं। आ गए हैं। मैं पूरा समय आपको दे रहा हूं, कैसे मैं लोग सब हैं? कुछ। ये संस्कार सुमित जी, है। सुमित जी, पार्टी के प्रवक्ता को रेप तुम कर रहे हैं। सुमित जी जब- मेरा जब विनम्र गलती से निवेदन इनकी है, सरकार बन आप गई तो मेरे जनता को मेहमान घसीट के हैं। मारेंगे ये लोग। सुमित जी मैं क्या चुप करूं हूं आपके भाई। लिए? आप सुमित जी, आप राजीव जी मैं चुप हूँ।
क्या कर सकता हूं सुमित जी? आप अंतहीन बोलते चले जा रहे थे, आपने किसी को बोलने का ही मौका नहीं दिया। खैर, यही स्थिति है जब राजनीतिज्ञ एक दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं। सुमित शशांक जी, आपने मैं क्या करूं, वो भी प्रवक्ता ही थे आरजेडी के, आप भी प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बार सुन लेते तो शायद आप उनके तर्कों की काट और बेहतर तरीके से रख पाते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं आपसे। सर, मैं ससम्मान दर्शकों का बहुत ही इज्जत करता हूं, और दर्शकों के सामने मैंने सिर्फ 2 दिन का प्रश्न उनसे पूछा है। मैंने योजनाओं पर बात की है, हमने क्या किया महिलाओं के लिए, हमने युवाओं के लिए क्या किया, आगे क्या करेंगे। उन्होंने आक्षेप तो ये लगाया कि मैं आपके साथ इस चीज को कर रहा हूं जो कि मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरी ईमानदारी के लिए गलत है। शायद आज के पहले मेरी आपकी कभी बात हुई भी नहीं है और ना हम आपस में मिले हैं, लेकिन ये स्थिति हो जाती है। इसलिए मौका देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने विरोधी की बात की काट रखना चाहते हैं तो आपको उन्हें बोलना देना पड़ेगा।